बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी गोइंग टू वर्क होस्ट डिफेंसेस। वैसे तो इस चैप्टर के सिर्फ टेबल्स, फ्लो चार्ट्स और बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल हम इसका रिव्यू ले लेते हैं। तो आपको पता है कि होस्ट डिफेंसेस जो है, जैसे हमने सारे पढ़ा कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया जब आता है तो वो तो बड़े हथियार लेके आता है, एक्सोटॉक्सिन लेके आता है, निटॉक्सिन लेके आता है, बड़ा डैमेज करता है। हमारी बॉडी क्या करती है आगे से? हमारी बॉडी के दो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक होती है जो कि हर बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है। एक होती है हर बैक्टीरिया के अगेंस्ट स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होती है। अगर हम इन्हें देखें तो आपको पता है आपकी फिजिकल बैटरी स्किन होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन वो प्रिवेंट करती है, फेगोसिटिक सेल, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल सेल वो हर लम्हे प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन जो कि कॉम्प्लीमेंट वगैरह एक्टिवेट होती है। ये जो आपके पास फिजिकल बैरियर है फेगोसिटिक सेल प्रोटीन है कि इनेट इम्यूनिटी में आती है जो कि हर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है वो होती है। दूसरा मैंने कहा कि आपके पास नॉन स्पेसिफिक जो होती है डिफेंसेस जो है वो तो आपके पास अर्ली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, अर्ली रिस्पॉन्स में होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, और वो हर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होती है। लेकिन आपके पास एडेप्टिव इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, टी सेल प्रोड्यूस होती है, तो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होती है, स्पेसिफिक होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि आपको एक्चुअली जिस तरह से मैंने कहा था कि दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, पाइजेनिक और ग्रेनुलोमेटस, उसी तरह से दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। पाइजेनिक रिस्पॉन्स होता है, पाइजेनिक रिस्पॉन्स होता है वो पाइजेनिक यानी कि पस प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स के अगेंस्ट होता है, यानी कि जिसमें आपके पास एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट और न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जबकि जो ग्रेनुलोमेटस रिस्पॉन्स होता है वो ग्रेनुलोमेटस बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है, जिसमें आपके पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट होता है, लिस्टीरिया मोनोसाइटिस। आपको पता है ना कि इंटरसेलर बैक्टीरिया था जिसमें हमने लगा था नमक LLB H&M, यानी कि माइकोबैक्टीरिया के साथ लिस्टीरिया होता है, जलाला होता है, साथ ब्रुसेला होता है, साथ यहाँ पे हिस्टोप्लाज्मा वहाँ पे होता है। ठीक है, जिसके केस में कहा था कि आपके पास जो है वो ग्रेनुलोमेटस रिस्पॉन्स डेवलप होगा कि आपके पास यहाँ पे इंट्रोसेलुलर होता है। इसके अलावा हमने कहा कि आपके पास विच इसमें यहाँ पे हमने कहा था कि कौन कौन से काम करते हैं, तो सेल्स जो यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा आपने ये भी रखा कि जो पाइजेनिक रिस्पॉन्स है इट इज अगेन दी एक्स्ट्रा सेलर पैथोजेंस। ठीक है, जबकि जो ग्रेनुलोमेटस रिस्पॉन्स होता है वो अगेंस्ट इंट्रासेलर पैथोजेंस होता है, और इसमें आपके पास मैक्रोफेजेस और CD4 पॉजिटिव सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ के पास दो तरह के रिस्पॉन्स है, पाइजेनिक रिस्पॉन्स जो कि पास प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट हो, जैसे स्टेफ ऑरियस हो गया, स्टेप पाइजीन्स हो गया, और इसमें आपके पास कैन इन्वॉल्व होता है, यानी कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडी न्यूट्रोफिल्स, और इसके अलावा ये एक्स्ट्रासेलर पैथोजेंस के लिए होता है। ये जो है वो इंट्रासेलर पैथोजेंस के लिए है, माइकोबैक्टीरियम और आपकी जो लिस्टीरिया वगैरह स्पीशीज है उनके लिए ही होता है। साथ इसमें आपने कहा था कि ग्रेनुलोमेटस जो है ना वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट होता है, इसमें आपके पास एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है, इसके अलावा टी सेल इन्वॉल्व होता है, CD4 पॉजिटिव टी सेल्स। अब हमने कहा कि सबसे पहले इनेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में जाती है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इंटैक्ट स्किन होती है, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है जो कि फिजिकली प्रोटेक्ट करी होती है। इसमें कहते हैं कि स्किन के लेवल पे जो सेबेशियस है ना फैटी से रिलीज करते हैं, वो जो फैटी से रिलीज करते हैं उनकी एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल एक्टिविटी होती है। फैटी से जो रिलीज होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल प्रॉपर्टी रखते हैं, जो कि हमने कहा था कि प्यूबर्टी में वो कहते हैं ना यूजुअली फैटीज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि प्यूबर्टी में इन्फेक्शन होता है, रिंगवॉर्म फंगल इन्फेक्शन, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो आपके पास इसकी जो स्किन की पीएच हो जाती है वो 3 to 5 हो जाती है, ओवरऑल इस पीएच का ही बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है। इसके अलावा आपको पता है कि नॉर्मल फ्लोरा भी प्रेजेंट है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो नॉर्मल फ्लोरा और पीएच और ये फैटी एसिड वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी जो कि स्किन को हमें स्किन से हमें जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा सेकंड मैकेनिज्म आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन आपको पता है कि जैसे रेस्पिरेटरी है या GIT के है तो वहाँ पे सीलास है और वो कवर होती है विद म्यूकस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास एक तो यहाँ पे बैक्टीरिया ट्रैप हो जाता है, दूसरा एक म्यूकोसिलरी क्लियरेंस मैकेनिज्म होता है, एक सिलरी एलिवेटर मैकेनिज्म होता है जिसको जो कि बड़ा हेल्पफुल हमारे हो रहा होता है कि जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया होता है या जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सिलरी एलिवेटर मैकेनिज्म से उसको हम अंदर वाले पार्ट से उसको आगे की तरफ लेकर जाए, फिर कफ रिफ्लेक्स उसको एक्सपेल कर दे। लेकिन उसको डैमेज कर सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, सिगरेट स्मोक है, वायरस है, इसको डैमेज भी कर सकते हैं और इसकी जैसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रीडिस्पोज हो जाते हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि और मैकेनिज्म आ जाते हैं वो एल्वेओलर मैक्रोफेजेस होते हैं, लाइसोजाइम्स और टीयर्स। लाइसोजाइम जो होते हैं टीयर्स में मैक्रोफेजेस में आपको पता है लाइसोजाइम जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर को तोड़ता है, सेल वॉल की जो होती है बैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा जो आपका नोज में हेयर्स होते हैं वो भी जो है वो फिल्टरिंग कर रहे होते हैं, साथ आपके पास कफ रिफ्लेक्स आ जाता है। फिर हमने कहा कि आपके पास यहाँ पे इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्शन में GIT ट्रैक में आपके पास जो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई बैक्टीरिया इंजेस्ट कर लिया तो आपके पास जो हेरिडिटिक एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर, जो एसिड होता है स्टमक के अंदर, जो डिग्रेडेटिव एंजाइम मैक्रोफेजेस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी हमें हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो वेजाइना की वेट होती है लोअर पार्ट में लैक्टोबैसिलस मेंटेन करता है, वो भी आपके पास इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहा होता है। इसके अलावा लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिफेंसेस होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज सेल्स होते हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली एक्सप्रेस होते हैं ल्यूकोसाइट्स और एपिथेलियल सेल पे। पॉजिटिवली चार्ज सेल्स होते हैं, इनकी भी हाईली ही माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है इंडिपेंडेंस की, और ये जो है ना यहाँ पे बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट आकर डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि बैक्टीरिया जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा में प्रेजेंट होते हैं जैसे स्किन है, नेजोफिरिंक्स है, कोलोन है, वेजाइना है, सबका डिफरेंट नॉर्मल फ्लोरा है। इसमें यहाँ पे स्टेफ एपिडर्मिस है, नेजोफिरिंक्स में आपके पास वैसे वेरिडेंट स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, मुनी आप ठीक है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नेजोफिरिंक्स में। इसके अलावा काफ़ी प्रेजेंट होते हैं वेरियस स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिटी भी होता है, बहुत सारे होते हैं। फिर कोलोन में सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वलर, यहाँ पे जो हमने पढ़ा हुआ है आपका जो बैक्टीरियाज फ्रेजाइलिस हमने पढ़ा हुआ है, इक्वल सबसे इंपॉर्टेंट वेजाइना में लैक्टोबैसिलस। तो ये आपके पास ये इकोलॉजिकल नीचेस में प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के एंट्रेंस को। इसके अलावा हमने कहा था कि आपके पास ये भी हो जाता है ना कि जैसे इंपॉर्टेंट नॉर्मल फ्लोरा है वो ओकेजनल केस में एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी में अगर सप्रेस हो जाता है तो आपके पास जो है वो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिटी या कैंडिडा एल्बिकेंस है, ये इनका जैसे ही वो कहते हैं कि हमारे नॉर्मल फ्लोरा के अमाउंट कम हो जाते हैं ना या नॉर्मल फ्लोरा किसी भी तरह से डैमेज होता है तो ये जाके क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिटी है वो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस और यहाँ पे कैंडिडा एल्बिकेंस वेजाइनाइटिस कॉज करने में देर नहीं लगाता। ठीक है, अब हमने कहा कि आपके पास जो स्किन को डैमेज जो अगेन हो सकती है वो आपके पास डिफरेंट तरीके से हो सकती है। इंटरवेनस की हीटर से क्या इंटरवेन जब हम हीटर डालते हैं ना तो आपको पता है कि आपने इंटरवेनस की हीटर डाला है, अब स्किन वाला जो आपके पास स्टेप एपिडर्मिस है वो अंदर चला गया। तो स्टेप एपिडर्मिस यूजुअली आप जितने भी आपने ये चीज़ रखो कि इंटरवेनस की हीटर हो या आपके पास इंटरवेनस ड्रग हो, स्किन के थ्रू आपके पास कोई चीज़ अंदर गई है तो स्टेप एपिडर्मिस के स्किन बहुत चांसेस है कि वो ब्लड में चले जाए, ब्लड में जब हो जाएगा तो इन्फेक्शन कॉज कराएगा। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट में स्टेप ऑयल के चांस बढ़ जाते हैं, बर्न्स के केस में सूडोमोनास एजेनोसा में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपके सूडोमोनास एजेनोसा अगेन है, टोमेटो टू जॉ में यहाँ पे
चीज़ है तो ये हमने देख लेना है। अब यहाँ पे एक बहुत ही एक जनरल मैकेनिज्म बताया कि जैसे ही बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो क्या क्या रिस्पॉन्स जो है वो बनाता है। सबसे पहले जैसे बैक्टीरिया आपके पास बॉडी में एंटर करेगा तो आपके पास एक तो वो एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लीमेंट को ऑल्टरनेट पाथवे के थ्रू अपने जो सर्फेस प्रोटीन है, दूसरा वो फेगोसाइटोसिस करेगा विद द न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। ऑल्टरनेट पाथवे जब एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे C5 में न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करेंगे, C3 पे ऑक्सीडेंस करेगा बैक्टीरिया को जो कि फेगोसाइटोसिस को एनहांस कर देगा, और ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है उसको लाइज कर देगा। फेगोसाइटोसिस की होती है न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस से, मैक्रोफेजेस क्या करेंगे एपिटोप को प्रेजेंट करेंगे जिससे आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी। दूसरा साइटोकाइन प्रोडक्शन होगी जिसमें TNF जो है वो इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करेगा, इंटरलेकिन 1 फीवर इंड्यूस करेगा, इंटरलेकिन 6 एक्यूट फेज प्रोटीन बनाएगा, आपको जो कीमोकाइन्स होते हैं जैसे इंटरलेकिन 8 और यहाँ पे जो आपका मैक्रोफेज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन है वो जो है वो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज को अटैक करेगा। अब जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है फेगोसाइटोसिस है आपके पास सबसे पहले जो होता है फॉरेन बॉडीज आती है तो आपके पास रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, वॉर्म्स होती है, पेन होती है जिसको हमें बता दी। इसके अलावा होता है कि टिश्यू स्पेसेस में कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है जो कि हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह की वजह से होती है। कॉम्प्लीमेंट जो है और जो C3 और C5 होते हैं वो आपके पास वैस्कुलर परमेबिलिटी भी बढ़ाते हैं, साथ वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज को लेके भी आते हैं, साथ ब्रेडिकाइन एक पेन को मीडिएट कर रहा होता है। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज जो होते हैं वो ओवरऑल आपको पता है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में उनका नंबर भी इंक्रीज होता है। न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना वो प्रीडोमिनेट होते हैं अक्यूट पाइथोजेनिक इन्फेक्शन में, और जो मैक्रोफेज होते हैं वो प्रीडोमिनेट होते हैं क्रॉनिक ग्रानुलोमाटाइटिस इन्फेक्शन। उसमें आपको जो मैक्रोफेज होते हैं ना याद रखना कि आपके पास ये दो इन्फॉर्मेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि इसके दो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक हमने कहा था कि दो आपके पास इंपॉर्टेंट प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स बनाते हैं TNF और इंटरलेकिन 1। अब यहाँ पर आपने रखना कि जो इंटरलेकिन 1 होता है ना वो इनएक्टिव प्रिकर्सर एक होते हैं जो कि आपके सेल में प्रेजेंट होता है, वो इनएक्टिव प्रिकर्सर से एक्टिवेट होता है बाय द प्रोटीटिक एंजाइम कैस्पेसिस इन अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जिसको हम इन्फ्लेमोसोम कहते हैं। और द इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इंटरलेकिन कहते हैं कि आपका जो इन्फ्लेमेशन होता है ना, इन्फ्लेमेशन की इन्फेक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है, हम कहते हैं कि देखो इन्फ्लेमेशन तो हमारे डिस्ट्रॉय करें, लेकिन इन्फ्लेमेशन की ये इंपॉर्टेंस है कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो हमारे रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन बढ़ा देते हैं, उसको यानी कि कम कर देते हैं। जो हमारी इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस वो कम कर देते, तो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हम इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करें, क्योंकि उससे आप यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन तो मिलती है। अब एकदम हम देख लेते हैं कि आपके पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्या क्या रिस्पॉन्स करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे आता है ना तो अंदर कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट करेंगे, एंटीबॉडी एक्टिवेट करेंगे, न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट करेंगे। तो बैक्टीरियल सरफेस से आपके पास बैक्टीरियल एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं जिसकी वजह से क्लासिकल पाथवे और ऑल्टरनेट पाथवे दोनों एक्टिवेट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है। इसमें होता है कि C5 ने क्या करना है, एक साइड पे C5 है अलग से न्यूट्रोफिल को अटैक करेगा। न्यूट्रोफिल आपको पता है कि न्यूट्रोफिल जब आएंगे ना तो वो एंडोथेलियम पे अटैच होते हैं, एंडोथेलियम पे जो प्रोटीन्स वहाँ से रिलीज करते हैं तो यहाँ पे एंडोथेलियम को डैमेज करते हैं। जब एंडोथेलियम को डैमेज करेंगे तो आपके पास जो ब्लड वेसल्स है वो टिश्यू में निकल जाएगा, आपके पास एडिमा हो जाएगा। इस तरह से आपके पास C3 और C5 जब इकट्ठे क्या करते हैं कि ये आपको पता है कि मास्ट सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं C3 और C5 के, तो ये जाके वहाँ पे हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, हिस्टामिन कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ा के एडिमा कॉज करेगा और साथ वेसोलेशन कॉज करेगा। और अदर है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्पर टी सेल, आपको पता है कि वो जो उसमें हेल्पर CD4 सेल एक्टिवेट होते हैं, ये इंटरलेकिन 2 गामा इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपके पास एक्टिवेशन होती है, मैक्रोफेजेस के एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स बनते हैं जिसकी वजह से डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इंडिकेशन एरिथेमा होती है। आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये मैकेनिज्म होता है। अब चलेंगे आगे कुछ और चीज़ों में कि जैसे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम यहाँ पे अक्यूट फेज प्रोटीन कहते हैं जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है। इसमें आपके पास C-reactive प्रोटीन्स होती हैं। C-reactive प्रोटीन जो है ना वो ऑक्सीडाइज करके बैक्टीरिया को जो मैनोस्पाइन प्रोटीन होती है वो लैक्टेट पाथवे के थ्रू कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है। अभी जो आपका लाइपोपॉलीसैकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन होती है ये भी अक्यूट फेज प्रोटीन होती है जो कि आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है। इंटरलेकिन 6 जो है ना एक प्रो इन्फ्लेमेटरी अक्यूट वो एक्चुअली क्या है कि इंटरलेकिन 6 अक्यूट फेज प्रोटीन को बनाता है और इंटरलेकिन 6 को बनाने वाला मैक्रोफेजेस है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि गामा इंटरफेरॉन होता है ना वो भी एक्टिवेट करता है मैक्रोफेजेस को, एनहांस करते हैं उनकी मैक्रोफेज आपको पता है गामा इंटरफेरॉन क्या होता है, T हेल्पर 2 सेल्स बनाता है। मुझे याद नहीं कि T हेल्पर 2 बनाने थे या T हेल्पर 7 बनाने थे, लेकिन उससे कोई ऐसे सेल्स होते हैं जो कि गामा इंटरफेरॉन बना देता है और वो आपके पास क्या करते हैं कि वो मैक्रोफेजेस की मैक्रोफेजिकल कैपेसिटी को इंक्रीज करा देते हैं। फिर हमने कहा कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं वो आते हैं मतलब कीमोकाइंस। कीमोकाइंस हमने कहा था या तो आपके पास टिश्यू सेल्स के जो एंडोथेलियल जो डैमेज टिश्यू होते हैं वहाँ पे एंडोथेलियल सेल रिलीज कर रहे होते हैं, यहाँ पे वहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट न्यूट्रोफिल्स होते हैं मैक्रोफेजेस होते हैं वो कीमोकाइंस रिलीज करते हैं ताकि वहाँ पे और ज़्यादा यानी कि इन्फॉर्मेशन वाली साइड पर आए। अब इसमें आपके पास यहाँ पे इंटरलेकिन 8 होता है जो कि न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करता है। मैक्रोफेज कॉलोनी मोनोसाइट कीमोटैक्टिव प्रोटीन 1 होती है और मैक्रोफेज इन्फ्लेमेशन प्रोटीन होती है जो कि मोनोसाइट और मैक्रोफेज को यहाँ पे वहाँ पे लिखा था। इसके अलावा C5 भी वो भी आपका एक न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर है। तो ये सारे आपके पास जो है ना वो आपके पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में सारे वहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं। अब होता है कि बैक्टीरिया जो है वो इनगल्फ होते हैं बाय मेनली बाय द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल। 60% हमारे जो ब्लड में आपके पास ये प्रेजेंट होते हैं और आपको पता है कि यूजुअली जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनमें ल्यूकोसाइटोसिस होती है इनका नंबर बढ़ जाता है, लेकिन कुछ टाइफाइड ऐसे इन्फेक्शन है जिसमें इनका नंबर कम हो जाता है जिसको हम यहाँ पे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। और इनकी प्रोडक्शन क्यों होती है क्योंकि आपके पास मैक्रोफेज ही क्या करता है कि मैक्रोफेज स्टिमुलेट करता है ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर को, साथ यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर को, जिसकी वजह से ये सारे प्रोड्यूस होते हैं और आपके पास जो होता है ना यहाँ पे न्यूट्रोफिल का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये 3 ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना वो किलिंग करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है माइग्रेशन में क्या होता है कि आपके पास अगेन हमने ऑलरेडी बात की कि जो डैमेज टिश्यू होता है वो उनके जो एंडोथेलियल सेल होते हैं वो कीमोकाइंस रिलीज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपके पास जो होता है ना वो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल वहाँ पे आते हैं। इसके अलावा जब वो वहाँ पे आ जाते हैं जैसे आपके पास कीमोकाइंस हम कह सकते हैं कि आपके इंटरलेकिन 8 के थ्रू आ गए और C5 के थ्रू आ गए, तो वहाँ पे पहले तो उनके ऊपर होते हैं सेलेक्टेंस, उन सेलेक्टेंस के थ्रू वर्क करते हैं एंडोथेलियल सेल पे। उसके बाद हमने कहा था इंटरेक्शन होती है ऑफ द इंटेग्रेंट्स जो कि आपके पास पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल पे लगे होते हैं जो कि LFA प्रोटीन्स का पार्ट है, और इंटरेक्शन होता है बिटवीन दी इंटरसेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल जो कि आपके पास
लगे हुए होते हैं ऑन दी सेल सरफेस, एंडोथेलियल सेल सरफेस पे। तो इन दोनों के इंटरेक्शन से एक तो यहाँ पे यानी कि वो अंदर चला जाता है। दूसरा यहाँ पे मैंने कहा कि आपके पास यहाँ पे जो आईकेएम मॉलिक्यूल्स होता है एंडोथेलियम पे, वो अपने रखते हैं कि जो इंटरलूकिन 1 और टीएनएफ होता है ना, वो इन आईकेएम मॉलिक्यूल्स की एक्सप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स जो है वो अंदर। टीएनएफ मैंने कहा था टीएनएफ जो है वो इंक्रीज करता है आपकी न्यूट्रोफिल्स के अटैचमेंट होती है एंडोथेलियल, इसी तरह से करता है कि वो आपके पास एडिशन मॉलिक्यूल को बढ़ा देता है। फिर हमने कहा कि आपके पास सिमिलरली वहाँ पे हिस्टामिन और काइनेज प्रोस्टाग्लैंडिन तो रिलीज हो ही रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि ब्लड कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ती है और फिर डायबिटीज के थ्रू जो है वो न्यूट्रोफिल्स अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रोफिल्स की यहाँ पे क्या नाम है, वो तो होगी आपकी न्यूट्रोफिल्स की माइग्रेशन तो होगी। अब इंजेक्शन कैसे करती है? अब क्या करते हैं कि आपके पास न्यूट्रोफिल की मेम्ब्रेन की वो साइड जो कि बैक्टीरिया को फेस करी होती है वो अंदर से इन्वेजिनेट करने लगती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपके पास बैक्टीरिया के ऊपर अगर C3b एंटीबॉडी लगी होती है तो ऑब्वियसली ऑप्सोनाइजेशन होती है। तो ऑप्सोनाइजेशन के प्रोसेस से क्या होता है, हाँ जी, तो ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस ये होता है कि आपके पास जो एंटीबॉडी होती है जो C3b होती है वो उस ऑप्सोनाइजेशन के प्रोसेस को मतलब ऑप्सोनाइजेशन कराती है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स जो इसको यहाँ पे फिगोसोम जो है वो बनाएंगे और उसको इनगल्फ कर लेंगे। ठीक है, तो हमने कहा था कि आपके पास बैक्टीरिया जो मेम्ब्रेन होती है वो इन्वेजिनेट हो जाती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जिसमें C3b एंटीबॉडी होती है, क्योंकि आपके पास जो PMN होते हैं उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द एफसी पोर्शन IgG और इसके अलावा C3b के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि आपके पास जब आपके पास इंजेक्शन होगी तो फिर हमने कहा था कि सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है रेस्पिरेटरी बर्स्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोबिसेटल एजेंट बनते हैं जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास जो ऑक्सीजन है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। जैसे आपके पास ऑक्सीजन है तो सबसे पहले यहाँ पे ये होता है कि आपका जो सिंपल एक ऑक्सीजन है उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ दी NADPH ऑक्सीडेज, NADPH ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, जिसको हम यहाँ पे फेगोसाइड ऑक्सीडेज भी कहते हैं। तो ये बन जाता है आपके पास O2 नेगेटिव बन जाएगा और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस O2 नेगेटिव को रिएक्ट कराएंगे विद इन H, इसको यहाँ पे क्या करेंगे विद 2H पॉजिटिव, यानी कि इस हमने यहाँ पे एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिस्मेटेज की प्रेजेंस में यहाँ पे NADPH ऑक्सीडेज था, यहाँ पे आपका सुपर ऑक्साइड डिस्मेटेज होता है जिसकी वजह से H2O2 जो है वो बनता है और साथ आपके पास O2 नेगेटिव बनता है। तो आपके पास ये जो ऐसे जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है जो कि आपके पास जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगेंस्ट दी बैक्टीरिया, ये रेस्पिरेटरी बर्स्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो हमने रखा है कि आपके पास ये जो NADPH ऑक्सीडेज के रिजल्ट में जो आपके पास सुपर ऑक्साइड बनता है वो वीकली बैक्टीरिया सेटल होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बैक्टीरिया सेटल होता है। लेकिन अगर कोई ऐसे बैक्टीरिया जो कि कैटलिस्ट प्रोड्यूस करेगा तो उसके अगेंस्ट जो है ना वो आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्टिंग करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इनफेक्टिव बना देगा। ठीक है, एक हम आगे हम देखेंगे कि हाइपोक्लोराइड प्रोड्यूस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक ऐसे सिर्फ वेजो रिलेटेड नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक माइक्रोबिसेटल एजेंट है। इज अ रिएक्टिव नाइट्रोजन इंटरमीडिएट दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द इंड्यूसिबल एंजाइम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, जिसमें एंडोटॉक्सिन के रिस्पांस में वो इंड्यूस होता है, वो आपके पास जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। फिर हमने कहा कि आपके पास ये ऑक्सीडेटिव किलिंग में पार्टिसिपेट करता है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो वेजो रिलेशन भी कॉज करा देगा। अब जो किलिंग होती है ऑर्गेनिज्म की वो अपने रखते हैं कि इसमें सबसे पहले दो चीज़ होती है, एक होती है डिग्रेडेशन होती है और दूसरे में कहा था कि आपके पास हाइपोक्लोराइड प्रोडक्शन। डिग्रेडेशन ये होता है कि आपके पास जो फेगोसोम बने ना, फेगोसोम के साथ क्या होता है कि लाइसोसोम में ग्रेन्यूल्स जो है वो फ्यूज कर जाते हैं और अपने साइटोलिटिक एंजाइम जो है वहाँ पर रिलीज करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइलोपेरोक्सीडेज। माइलोपेरोक्सीडेज का आगे हम देखेंगे फंक्शन इसका यही होता है कि एक्चुअली जो एक्चुअल किलिंग होती है हमने बताया कि इसके दो मैकेनिज्म होते हैं जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, यानी हमने देखा कि पहले इंजेक्शन हुई, पहले माइग्रेशन हुई, फिर इंजेक्शन हुई, इंजेक्शन के बाद हमने किलिंग प्रोसेस में समझा कि आपके पास दो चीज़ होती है, डिग्रेडेशन होती है और उसके बाद हमने हाइपोक्लोराइड फॉर्मेशन होती है। और एक्चुअल किलिंग की दो मैकेनिज्म है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म में आपके पास हाइपोक्लोराइड आयन बनता है, जिसमें क्या होता है कि क्लोरीन कंबाइन करता है, क्लोराइड एक आयन होता है जो कि सुपर ऑक्साइड यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो क्लोराइड बन जाएगा। आप क्लोज से रखो कि क्लोराइड बनता है और वो क्लोराइड जो है ना उसके दो मैकेनिज्म होते हैं, एक तो क्लोराइड डायरेक्टली सेल वॉल को डैमेज करता है और ये अंदर कि ये जो पूरा प्रोसेस है माइलोपेरोक्सीडेज की प्रेजेंस में होना है, जो कि एक ऐसा साइटोलिटिक एंजाइम था जो कि लाइसोसोम से यहाँ पे आया था। तो माइलोपेरोक्सीडेज की प्रेजेंस में ही हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्लोराइड एक तो सेल वॉल को डैमेज करता है, दूसरा जब क्लोराइड आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड से दोबारा से रिएक्ट करता है एक सिंगलेट ऑक्सीजन बनता है। जो सिंगलेट ऑक्सीजन होता है ना वो आपके पास जो फैटी एसिड की मेम्ब्रेन्स की जो लिपिड्स होती है उनके डबल बॉन्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हमने बताया कि जो इंडिविजुअल माइलोपेरोक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है तो वो यहाँ पे वो कहते हैं कि तो उनमें रेस्पिरेटरी बर्स्ट से और सुपर ऑक्साइड से और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से तो वो आपके पास अटैक कर सकते हैं, लेकिन माइलोपेरोक्सीडेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाईली बैक्टीरिया सेटल बैक्टीरिया को नहीं, जो हार्डी बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट कोई इतना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं होगा। ये इसमें भी दो कैवियट्स हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया है वो कैटलिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है या फिर बैक्टीरिया सुपर ऑक्साइड डिस्मेटेज प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर हमारे जो ये मैकेनिज्म है भी जो है ना इनफेक्टिव रह जाएंगे। फिर एक जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म उसमें लैक्टोफेरेन हो सकता है जो कि आयरन को चेक कर देता है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया को आयरन चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि इसके साइटोक्रोम प्रोटीन्स वगैरह होती हैं तो आयरन इंपॉर्टेंट होता है, बैक्टीरिया को आयरन चाहिए होता है। तो आयरन जब आप कैंसिल हो गया तो आयरन जो है वो आपके पास लैक्टोफेरेन जो है बैक्टीरिया से नहीं कर पाएगा। इसके अलावा लाइसोसोम जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन को तोड़ देता है, इसके अलावा कैटायनिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया मेम्ब्रेन को डैमेज करती है। इसके अलावा आपके पास जो लो पीएच होती है। तो ये चार ऐसे ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है जिसमें लैक्टोफेरेन, लाइसोसोम, कैटायनिक प्रोटीन पीएच आ जाती है। फिर हमने कहा था कि आपके पास मैक्रोफेजेस भी सेम ही काम करती है, लेकिन मैक्रोफेजेस में डिफरेंस है कि मैक्रोफेजेस जो है आपके पास माइलोपेरोक्सीडेज प्रोड्यूस नहीं करती और नहीं हाइपोक्लोराइड प्रोड्यूस होती, तो सिर्फ आपके पास जो है ना वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का ही रेस्पिरेटरी बर्स्ट होता है। दूसरा ये होता है कि अगर माइलोपेरोक्सीडेज प्रोड्यूस नहीं करती लेकिन उनके पास प्लाज्मोजन एक्टिवेट होता है। प्लाज्मोजन एक्टिवेट क्या करता है कि प्लाज्मा को एक्टिवेट करता है, प्लाज्मा जो है वो फिब्रिन क्लोराइड को डिसॉल्व करता है। इसके अलावा यहाँ पे ये बात की गई है कि आपके पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करने वाले, ब्रुसेलोसिस कॉज करने वाले और टॉक्सोप्लाज्मा कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि माइक्रोफेजेस से ही
यानी कि डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन उसमें ये है कि आपके पास मैक्रोफेजेस होता है ना वो यानी कि वो जिंदा रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो आपके पास ग्रेनुलोमा बन जाता है। फिर हमने कहा था कि आपके पास ये जो फेगोसाइटोसिस रिड्यूस हो जाती है, इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम रिड्यूस हो जाता है। जैसे रिपीटेड इन्फेक्शन बच्चों में होते हैं, अगर आपके पास जो है ना यहाँ पे ये फेगोसाइटोसिस नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो क्रॉनिक ग्रानुलोमेटस डिजीज़ है, इनमें हमने कहा था कि आपके पास इसमें ये होता है कि क्रॉनिक ग्रानुलोमेटस डिजीज़ में होता है कि आपके पास एनएडीपीएच ऑक्सीडेज नहीं होता, तो इसमें एनएडीपीएच जब ऑक्सीडेज नहीं होगा तो हमें H2O प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, H2O जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपके पास हाइपोक्लोराइड भी नहीं प्रोड्यूस होगा। तो बोलते हैं चेरिक हिगाशी सिंड्रोम। चेरिक हिगाशी सिंड्रोम में ये होता है कि आपके पास लाइसोसोमल ग्रेन्यूल की जो उसकी फ्यूजन होती है ना वो जिसकी वजह से बैक्टीरिया से इंजेस्ट होता है। तो आपके फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन में न्यूट्रोपिनिया जो होता है, आपके पास न्यूट्रोफिल का नंबर वो कम हो जाता है, या फिर अगर कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ले रहा है या रेडिएशन ले रहा है तो उसकी वजह से भी न्यूट्रोफिल का नंबर कम हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जो हमारे अपने नॉर्मल फ्लोरा के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक बन जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो अटैक करने लगते हैं। स्प्लेनेक्टमी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्प्लेनेक्टमी में होता ही है कि आपके पास ना फेगोसाइटोसिस के फेगोसाइट जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उनका सोर्स कम हो जाता है। जब वो सोर्स कम हो जाता है तो हमारे पास 3 ऐसे एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, स्टेप निमोनिया, नाइजीरिया और मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस इन्फेंसी, जो कि अटैक करते हैं और उसकी वजह से सेप्सिस हो जाता है। खास लोग कहते हैं कि 50% केसेस में स्टेप निमोनिया की वजह से जो है ना वो आपके पास स्प्लेगनाइज इंडिविजुअल में सेप्सिस होता है। और दूसरा ये कि आपके पास अगर सिकल सेल एनीमिया किसी को होता है या फिर किसी और की फॉर्म का अनीमिया होता है तो वो उसकी स्प्लीन को वैसे ऑटो इन्फार्क्ट कर देता है, तो उसमें स्प्लीन का फंक्शन लॉस हो जाता है, तो स्प्लीन को रिमूव किए बगैर ही ये हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमने 3 बैक्टीरिया पढ़े हैं, नाइजीरिया स्पीशीज़ और जो स्टेप निमोनिया स्पीशीज़ है और जो इन्फ्लुएंजा की स्पीशीज़ है, वो जो है ना वो जो स्पीशीज़ होती हैं उनमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि ये अगेंस्ट स्प्लेगनाइज इंडिविजुअल में सेप्सिस हुआ करेंगे। दूसरा ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये क्या कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो है ये प्रोसेस करे होते हैं। और एक और चीज़ हमने कहा था कि ये प्रोड्यूस करते हैं IgA प्रोटीजेस, IgA हीमोग्लोबिन प्रोटीज, तो ये इन तीनों में ना कॉमन बात है। उसके बाद पीपल जिनमें डायबिटीज़ होती है, तो डायबिटीज़ वाले लोगों में ना ऑलरेडी कीटोएसिडोसिस के एपिसोड की वजह से ग्लूकोज कम होने की वजह से न्यूट्रोफिल का फंक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो एपिसोड बहुत ज़्यादा है ना हाइपरग्लाइसीमिक एसिडोसिस के अगर एपिसोड बहुत ज़्यादा होते हैं तो न्यूट्रोफिल का फंक्शन जो है वो ऐसे ऐसे कम होता जाता है। इसके अलावा कहा कि डायबिटिक पेशेंट में एक मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना जो कि सूडोमोनास एरियोसा होता है, और म्यूकोर माइकोसिस जो कि आपके पास म्यूकोर और राइजोपस से होते हैं, उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्टेप निमोनिया और स्टेफ ऑरिस के जो UTI के थ्रू इन्फेक्शन होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इकोलाई और जो स्टाफ निमोनिया और स्टाफ ऑरियस से जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। और इकोलाई कैनेडा अल्बिकन से जो UTI के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कैनेडाइल वल्वोवाजाइटिस भी बढ़ जाते हैं। फुट इन्फेक्शन भी इनमें हो जाता है क्योंकि में एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा होता है, तो ऑलरेडी आपके पास जो है ना वो ब्लड सप्लाई कम होती है फुट की, तो फुट इन्फेक्शन बढ़ जाती है। इसके अलावा नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस में इनमें हो जाता है स्टेफ ऑरिस की वजह से, ठीक है। इसके बाद फीवर, हमने कहा कि फीवर में तो ये होता है कि इंटरलिकन 1 जो है जो कि फीवर प्रोड्यूस करता है, लेकिन फीवर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी हो सकता है क्योंकि हाई टेम्परेचर में जो आपके पास ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो ग्रो नहीं करते हैं। फिर आ जाते हैं अडैप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। इसमें आपके पास एक पैसिव इम्यूनिटी होती है और होती है एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या कहते हैं, हम ऑलरेडी जो फॉर्म एंटीबॉडीज होते हैं वो देते हैं, जैसे प्लेसेंटा से IgG दी जाती है बेबीज़ को, या फिर ब्रेस्ट से IgA दी जाता है। तो इसकी वजह से क्या मिलता है कि जब हमें प्री फॉर्म एंटीबॉडीज मिलती है तो आपके एक रैपिड रिस्पॉन्स तो मिलता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर और कोई मतलब जिसको हमने TDP यानी कि टेटनस की और डिप्थीरिया के प्रोड्यूसर्स की वैक्सीन दी हुई है, तो वो बेबी भी जो है वो यहाँ पे इम्यूनाइज हो जाएगा, जिसमें इमीडिएटली मिलती है। लेकिन आपके पास आपने आपने कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज़ प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमें इमीडिएट मिलती है, लेकिन ये अगर हम एंटीबॉडी देते हैं तो ये बस ये है कि सिर्फ यानी कि मंथ्स तक लास्ट करेगी, ज़्यादा नहीं लास्ट करेगी। फिर हमने कहा कि जो सीरम ग्लोबुलिन होते हैं ना, ये हम एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर देते हैं इन दी हाइपोगैमोग्लोबिनीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। इनको एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर देते हैं। इन एडिशन हमने कहा कि ये मिटिगेट करते हैं सिम्टम्स ऑफ सर्टेन डिजीज सच एज हेपेटाइटिस A, बट दे अपीयर टू हैव अ लिटिल इफेक्ट ऑन द बैक्टीरियल डिजीजेस विद जिसमें इन्वेसिव फॉर्म है। यहाँ पे हमने कहा कि जब किसी को हाइपोगैमोग्लोबिनीमिया है या फिर हेपेटाइटिस A वायरस का इन्फेक्शन, तो हम यहाँ पे सीरम ग्लोबुलिन देते हैं। अब सीरम ग्लोबुलिन जो है वो आपके इसमें अटैक हेपेटाइटिस A के अगेंस्ट तो काम के हो सकते हैं, लेकिन ये है कि इन्वेसिव पैथोजन के अगेंस्ट नहीं होते। फिर जो अडैप्टिव इम्यूनिटी होती है वो तब होती है जब आपके पास ओवर्ट डिजीज के सिम्टम्स डेवलप किए हैं। इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है जो कि 7 से 10 मिनट में डेवलप कर जाता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है जो कि 3 दिन में अप्रॉक्सीमेटली जो है डेवलप कर जाता है। अब इसमें हमने कहा कि आपके पास जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है ना एंटीबॉडी में, ये क्या कर सकती हैं, वो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं, बैक्टीरिया की लाइसिस कर सकती हैं, ऑप्सोनाइजेशन करके उसकी फेगोसाइटोसिस को एनहांस करा सकती है। उसके अलावा उसकी जो इंटरफेरेंस होती है उसकी एडहेरेंस ऑफ द बैक्टीरिया उसको भी कम कर सकती है। नॉर्मल जो IgG का लेवल अगर ड्रॉप कर जाता है 400 से कम, तो आपके पास जितने भी इन्फेक्शन का रिस्क है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि बिकॉज IgG जो है वो 7 से 10 दिन बाद बनती हैं, तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन में रोल प्ले नहीं करती। इनका अगर यहाँ के जब एंटीबॉडीज हम देखें ना एक्टिव प्राइमरी जो इम्यूनिटी होती है, वो इनका रोल ये होता है कि जो हेमेटोजेनस डिसेमिनेशन में प्रिवेंट करती है, यानी कि जो ब्लड के थ्रू बैक्टीरिया की स्प्रेड को प्रिवेंट करती हैं। और दूसरा ये है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन को जो है वो प्रिवेंट करेंगे। दूसरा T सेल मीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। T सेल जो है वो वायरस इन्फेक्टेड सेल को भी आइडेंटिफाई कर लेगा, उनको डिस्ट्रॉय कर लेगा। मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं और डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी इनकी वजह से होती है। तो मेरी जितने भी आपके सिस्टमिक इन्फेक्शन होते हैं जो कि सिस्टमिक फंगस है, जो प्लाज्मोडियम और कोकाइडियोसिस होते हैं या फिर मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, उसमें T सेल ही काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे बताया कि जैसे देखो अब जो होस्ट हमारे डिफेंसेस है मैकेनिज्म है अगेंस्ट बैक्टीरिया, में सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीबॉडी मेडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन। एंटीबॉडी मेडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन जो होती है वो एनकैप्सुलेटेड पैथोजेनिक बैक्टीरिया की होती है, जिसमें स्टेप निमोनी, स्टेप पायोडीन, स्टेफ ऑरियस, नाइजीरियम मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और सूडोमोनास एरियोसा आ जाते हैं। ये एनकैप्सुलेटेड पैथोजेनिक
बैक्टीरिया जिसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी मीडिएट ऑक्सीडाइजेशन करते हैं। फिर एंटीबॉडी मीडिएट हम यहाँ पे एंटीबॉडी मीडिएटेड न्यूट्रलाइजेशन कब करेंगे, जब एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आ जाएगी, जिसमें क्लॉस्ट्रीडियम डिफ्थेरी है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनिज्म है और कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जो हमें ऑलरेडी पता है कौन कौन से होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि अगर फॉर एग्जांपल होस्ट डिफेंसेस नहीं काम करते हैं, जैसे अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल होते हैं या फिर जिनमें फॉरेन बॉडी हमने अटैच की होती है, तो उनमें जो है वो चांस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। प्रोस्थेटिक डिवाइस हमने दिया होता है, ऑलरेडी मैंने बताया था कि जब भी कभी भी प्रोस्थेटिक डिवाइस दिया होता है, यानी कि बाहर से हमने कोई चीज़ अंदर इंजेक्ट की होती है, तो उसमें स्टेफ एपिडर्मिस के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे डिजीज़ होती है जिसमें एनाटॉमिक एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं जो कि प्री डिस्पोज करती है इन्फेक्शन को। जैसे वो कहते हैं कि आपके पास जो पेशेंट होता है ना विद दी देखो जो डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, उनमें स्टेफ और इसका इन्फेक्शन होता है 2 रीजन की वजह से। एक तो ये है कि जो पेशेंट है उनमें एक्सटेंसिव एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जब एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत ज़्यादा होती है तो एनॉक्सिन होता है टिश्यू को, जिसकी वजह से स्टेफ और इसके इन्फेक्शन की चांस बढ़ जाती है। दूसरे में न्यूट्रोफिल फंक्शन भी कम होता है। सिमिलरली जिन पेशेंट में सिकल सेल एनीमिया होता है तो उनमें सैल्मोनेला अटैच हो जाता है, इसलिए क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में जो आपके पास सेल्स होता है आपको पता है कि उनके एब्नॉर्मल शेप हो जाती है। एब्नॉर्मल सेल की वजह से जो बोन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपके पास रुक जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि सैल्मोनेला जो है वहाँ पर ट्रैप हो जाता है, ऑस्टियोब्लाइटिस कॉज करता है। इस तरह से जो जिन पेशेंट में आपके पास कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं या फिर रूमेटिक वाल्वुलर डैमेज होता है वो एंडोकार्डाइटिस को ज़्यादा प्रीडिस्पोज हो जाते हैं, जो कि बेड स्ट्रिप्टो को कॉज कराता है। और इसी तरह से जो पेशेंट है जिसमें आयोटिक एथेरिज्म होता है वो सैल्मोनेला स्पीशीज को ज़्यादा प्रीडिस्पोज हो जाता है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे कि जैसे आपके पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, ठीक है, हम कहते हैं जैसे एंटीबॉडी कम होते हैं, हमने कहा था कि एंटीबॉडी न्यूट्रोफिल से जो आगे होता है ना कॉम्प्लीमेंट वो इन्वॉल्व होते हैं पाइरोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। तो एंटीबॉडी कम है तो भी पाइरोजेनिक इन्फेक्शन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट कम है सीथी भी तो भी पाइरोजेनिक इन्फेक्शन हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट खासतौर में मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है उसकी डिफिशिएंसी तो आपके पास नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की जो है वो बहुत ज़्यादा उसके चांसेस हो सकते हैं। आपने देखा कि मैक नहीं होता तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के जो है ना वो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लो न्यूट्रोफिल नंबर होता है तो उसके पास पाइरोजेनिक इन्फेक्शन, न्यूट्रोफिल फंक्शन कम हो जाए तभी आपके पास खासतौर पे स्टेफ और एस्परजिलस फिमिगेटिस के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा CD4 सेल्स एज में कम होते हैं तो वेरियस बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट किए हैं तो भी एस्ट्रेचिया कोलाई से इन्फेक्शन हो सकता है। इंटरवेनस कैथेटर से स्टेफ एपिडर्मिस और कैनेडा एल्बुकिन मैंने देखा यहाँ पे कि कितने ज़्यादा आपके पास हर जगह पे इंटरवेनस कैथेटर हो, प्रोस्थेटिक हार्ट जॉइंट्स हो, हार्ट वॉल्स हो या वेस्कुलर ग्राफ्स हो, इन सब में जो है वो स्टेफ एपिडर्मिस के इन्फेक्शन जो है वो कॉमन है।